मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संघीय कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो कार्य और शक्तियां हैं उसका प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे। आपको प्रीवियस वीडियो तक जो पढ़ाया जा चुका है, जो समझाया जा चुका है, वो आप लर्न करते रहें। इसके साथ साथ जो अपने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उनकी भी तैयारी साथ साथ में करते रहें। आज जो हमारा मुख्य बिंदु है वो राष्ट्रपति से संबंधित है कि राष्ट्रपति का वेतन है वो किस प्रकार से कितना है, और इसके साथ साथ क्या है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, और आवश्यकता के साथ साथ क्या है कि संसद राष्ट्रपति के वेतन में समय समय पर क्या है परिवर्तन करती रहती है, संशोधन करती रहती है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के वेतन के साथ राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं उसके बारे में प्रमुखतः बात करेंगे। तो आज का जो अपना पहला बिंदु है वो है राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित। बात आती है वेतन, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों व अन्य सुविधाएं। सबसे पहले बात आती है कि जो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो वेतन है, पूर्व वेतन की हम बात करते हैं। 2008 के अनुसार जो राष्ट्रपति का वेतन है वो काफी कम था। 2008 में जो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता था वो काफी कम मिलता था। उस समय राष्ट्रपति का वेतन था 2008 के अनुसार प्रति माह 1,50,000 रुपए जो वेतन है वो राष्ट्रपति को मिलता था 2008 के अनुसार। लेकिन वर्तमान समय की हम बात करें तो राष्ट्रपति के वेतन में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें एक बात यह भी आती है कि ये जो वेतन तय करती है ये वेतन तय किस आधार पे होता है, या वेतन को तय कौन करती है? तो जो संसद है उसके द्वारा क्या है कि वेतन निर्धारित किया जाता है। किनका? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद जो मंत्री वगैरह है उनका। तो उसको निर्धारित करने वाली कौन है? प्रमुखतः संसद है। और संसद समय समय के साथ में क्या है इन वेतन में परिवर्तन या संशोधन करते रहते हैं। हम बात की 2008 के अनुसार राष्ट्रपति का जो प्रतिमाह वेतन था वो 1.5 लाख रुपए था। अब बात आती है कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति का जो वेतन है प्रतिमाह वो कितना है, तो ध्यान रखना प्रतिमाह राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो 5 लाख रुपए मिलता है। 2008 में 1.5 लाख रुपए था और वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। इस प्रकार संसद है वो समय समय के साथ क्या है राष्ट्रपति के वेतन में परिवर्तन है, संशोधन करती रहती है। बात आती है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध है वो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति के विरुद्ध है वो कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कहां कहां पे प्रमुखतः दीवानी और जो फौजदारी न्यायालय है वहां राष्ट्रपति से संबंधित है ये मामले नहीं लाए जा सकते। इन्हें प्रमुख रूप से मुकदमे जो आते हैं दीवानी और फौजदारी में वो भूमि से संबंधित आते हैं। जो अत्याचार है, जो शोषण है, चोरी डकैती है, अन्य प्रकार से जो मुकदमे हैं वो दीवानी और फौजदारी प्रमुखतः आते हैं। ऐसे मुकदमे किसके ऊपर नहीं चलाए जा सकते? राष्ट्रपति के ऊपर प्रमुखतः नहीं चलाए जा सकते। बात आती है गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी नहीं। राष्ट्रपति किसी भी कारणवश अगर उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ गलत है, ऐसा कुछ होने की संभावना हो तो भी क्या है ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के खिलाफ है वो गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता। यानी राष्ट्रपति को किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बात आती है दीवानी कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के खिलाफ की जा सकती है, लेकिन इस कार्रवाई को करने के लिए भी, इस प्रक्रिया को भी लाने के लिए राष्ट्रपति को है वो 2 महीने के लिए लिखित में नोटिस के पश्चात 2 महीने पहले राष्ट्रपति को लिखित नोटिस मिलना जरूरी है। और 2 महीने मिले नोटिस के बाद राष्ट्रपति के ऊपर है जो मामला है दीवानी कार्रवाई है वो की जा सकती है। लेकिन 2 महीने पूर्व राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना देनी होगी, वो भी किस रूप में? लिखित जानकारी 2 महीने पहले देनी होगी। उसके बाद में राष्ट्रपति पे है तो दीवानी कार्रवाई है वो प्रमुखतः की जा सकती है। पत्नी को पेंशन की आधी राशि। बात आती है कि राष्ट्रपति है उसका वर्तमान वेतन 5 लाख रुपए है, लेकिन मान लो किसी कारणवश से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, तो उसकी पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी। यानी राष्ट्रपति है उसको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं और बाद में जब वो रिटायरमेंट हो जाता है, उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो उसको आधी राशि मिलती है, यानी 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। और उसके बाद में अगर राष्ट्रपति की जब भी मृत्यु होती है तो उसके बाद उसकी पत्नी को है जो पेंशन मिलती है वो 1.25 लाख रुपए है, वो पेंशन उसको आजीवन मिलती रहेगी। बात आती है सरकारी मकान आजीवन प्राप्त। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पद से विमुक्त होने के बाद भी, कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में भी क्या है
कि राष्ट्रपति को आजीवन सरकारी निवास है, सरकारी आवास है, मकान है, वो पूर्णतः उसको आजीवन मिलता है। और उसके बाद उसकी पत्नी को भी क्या है कि सरकारी आवास है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। बात आती है राष्ट्रपति का औपचारिक आवास कहाँ है। राष्ट्रपति है उसका जो प्रमुख औपचारिक आवास है, स्थान है, वो प्रमुख रूप से कहाँ बताया गया है, राष्ट्रपति भवन है। क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति का जो औपचारिक भवन है, आवास है, भवन है, वो कहाँ पे है, तो देखना राष्ट्रपति भवन है। अब आती है राष्ट्रपति भवन है कहाँ पे, तो देखना राष्ट्रपति भवन है ये दिल्ली में है। और दिल्ली में जो स्थान है इसका रायसीना हिल्स, यहाँ पे क्या है राष्ट्रपति का आवास स्थल है और ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। बात आती है कि राष्ट्रपति का जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, ग्रीष्मकालीन जो आवास है वो कहाँ पे है, तो ध्यान रखना कि छरबरा है शिमला में, वहां हिमाचल प्रदेश में आवास किसका है, राष्ट्रपति का। ये ग्रीष्मकालीन अवकाश है। अब बात आती है कि इस ग्रीष्मकालीन अवकाश को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना द रिट्रीट नाम से क्या है कि राष्ट्रपति का ये ग्रीष्मकालीन आवास है, कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश शिमला में। और इसको किस नाम से जाना जाता है, द रिट्रीट के नाम से इसको जाना जाता है। बात आती है कि राष्ट्रपति निलयम, ये एक आवास है, अन्य आवास राष्ट्रपति का, जो कहाँ पे है, हैदराबाद में है और कहाँ पे, आंध्र प्रदेश राज्य में। बात आती है कि राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या है, तो राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां और बहुत सारे कार्य प्रमुखता प्रदान किए गए हैं, जिसके तहत वो देश की शासन व्यवस्था का प्रमुखता निभाता है और अपनी कार्रवाई को परिचय है प्रमुख रूप से करता है। बात आती है राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी। सबसे पहले बात आती है कि देश का प्रमुख होने के नाते और देश का लीडर होने के नाते राष्ट्रपति क्या है, देश का सर्वोच्च पदाधिकारी है। यानी सर्वोच्च पद जो अपने देश में भारत में है वो किसका है, राष्ट्रपति का है। इस कारण वो सर्वोच्च पदाधिकारी पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी कहा गया है। बात आती है राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य। अब राष्ट्रपति है वो किस आधार पे कार्य करता है, तो राष्ट्र का नेता होने के कारण, राष्ट्र का लीडर होने के कारण वो राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में क्या है कि वो अपने देश भारत में कार्य करता है। बात आती है राष्ट्रपति की शक्तियों को बांटा गया है। राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां दी गई है, प्रदान की गई है संविधान के द्वारा, तो प्रमुख रूप से उसको बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में राष्ट्रपति की शक्तियों को बांटा गया है। अब बात आती है कि ये 2 शक्तियां राष्ट्रपति की कौन कौन सी है, कौन कौन से भागों में राष्ट्रपति शक्तियों को बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। और उसकी प्रथम शक्ति है राष्ट्रपति की, वो शक्ति है सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां वे शक्तियां होती है जिनका सामान्य समय में राष्ट्रपति है उनका इस्तेमाल करता है, उनका प्रयोग करता है और अपने कार्यों को करता है। और उसके बाद शक्तियां आती है संकटकालीन स्थितियां, यानी ऐसी परिस्थितियां जो अचानक उत्पन्न होती है, अचानक घटित होती है, उनको क्या है, प्रमुखतः संकटकालीन शक्तियां कहा गया, जिनको आपातकालीन शक्तियों के रूप में प्रमुखतः जाना जाता है। इस प्रकार 2 शक्तियां बताई गई है राष्ट्रपति की, सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां, इनको आपातकालीन शक्तियां भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की जो प्रथम शक्तियां हैं, यानी जो सामान्यकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बात आती है कि राष्ट्रपति जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं उसमें राष्ट्रपति की प्रथम शक्ति कौन सी आती है, प्रथम दायित्व राष्ट्रपति क्या आता है, प्रथम कार्य क्या आता है प्रमुख रूप से, तो वो आती है कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। इसमें बात आती है कि भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, वो देश की अपनी जो कार्यपालिका है उसका क्या है, संवैधानिक प्रमुख है, यानी संविधान की परंपरा के अनुसार उसको प्रमुख माना गया है। किसको, राष्ट्रपति को। बात आती है कि संघ का शासन है वो किसके द्वारा किया जाता है, संघ को हम केंद्र सरकार के रूप में भी जानते हैं। तो संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, उसका जो शासन है प्रमुख रूप से वो किसके हाथ में रहता है, किसके द्वारा उसका समस्त शासन का संचालन किया जाता है। ध्यान रखना कि संघ का संचालन है वो भी किसके हाथ में रहता है, राष्ट्रपति के नाम पर प्रमुखता किया जाता है। जितने भी कार्य होते हैं केंद्र सरकार के, जितने भी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, उनसे संबंधित जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग वो सारे कार्य होते हैं। बात आती है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। प्रमुख रूप से क्या है कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते, कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते प्रमुख रूप से किस किस की नियुक्ति प्रमुखता करता है, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, भारत के महान्यायवादी, विदेशों में राजदूत, राज्यों के राज्यपाल, यानी जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो,
चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो महान्यायवादी हो, चाहे विदेशों में राजदूत हो, इनकी नियुक्ति क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक प्रकार से कहा जाए तो राष्ट्रपति का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इन सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति में। बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय है जो उसका मुख्य न्यायाधीश है, और इसके साथ साथ क्या है कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक प्रकार से स्पष्ट होता है कि जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी अपने देश में है उनकी नियुक्ति प्रमुखतः कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल हो, विदेशों में राजदूत हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, इन प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रमुखतः की जाती है। बात आती है संघ आयोग में नियुक्ति। संघ है आयोग में, उसमें नियुक्ति प्रमुखतः राष्ट्रपति किन किन की करता है, तो ध्यान रखना प्रमुखतः नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति की संघ आयोग में। प्रमुखतः संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। तो संघ लोक सेवा आयोग है जो निर्वाचन से संबंधित प्रमुख आयोग है, उसके सदस्य और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो एक प्रकार से कहें तो महत्वपूर्ण जो विषय है, महत्वपूर्ण जो पद है, उन पदों पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्र में देश के अध्यक्ष के द्वारा। संघ के कार्यपालिका के अध्यक्ष होने के नाते, प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होने के नाते इन सब की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात आती है अनुच्छेद 72 के अनुसार। अनुच्छेद 72 है वो राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति प्रदान करता है, एक विशेष अधिकार प्रदान करता है, एक विशेष दायित्व प्रदान करता है। वो है प्रमुख रूप से क्षमादान का अधिकार। राष्ट्रपति को एक प्रमुख अधिकार दिया गया है, वो अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति है वो क्षमादान कर सकता है, यानी उसकी जो सजा है उस पर उसको किस प्रकार से निर्णय लेना है, किस प्रकार से उसको समझता है, उसका ध्यान किस प्रकार से उससे जुड़ा हुआ है, उसके आधार पे राष्ट्रपति है वो अपने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। बात आती है किसी व्यक्ति की सजाओं को क्षमादान, विलंबन या लघुकरण, यानी राष्ट्रपति की जो अनुच्छेद 72 के अनुसार जो शक्ति है किसकी, क्षमादान की, वो प्रमुखतः उसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की सजा को वो क्या कर सकता है कि पहली बात आती है क्षमादान, उसकी जो सजा है उसको पूर्णतः क्या क्षमादान, यानी उसको माफ कर सकता है। दूसरी बात आती है विलंबन की, यानी किसी व्यक्ति को सजा मिल गई है, यानी उस सजा को वह कुछ समय के लिए टाल सकता है, कुछ समय के लिए उसको रोक लगा सकता है, स्टे कर सकता है उसके ऊपर। तीसरी बात आती है लघुकरण की, यानी उसको जो सजा दी गई है, न्यायालय द्वारा उसको सजा जो सुनाई गई है उस सजा को वो कम भी कर सकता है। एक प्रकार से 3 प्रकार की उसमें शक्तियां प्राप्त है। इसको अनुच्छेद 72 के अनुसार उसकी सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है, उसकी सजा को कुछ समय के लिए टाल सकता है, उसको जो सजा मिली है उस सजा को कम भी राष्ट्रपति वो कर सकता है। बात आती है मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करना। मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी कार्य हुए हैं, जो भी विषय चल रहे हैं, उसके संबंध में सूचना प्राप्त भी कर सकता है। बात आती है अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना राष्ट्रपति को। अनुच्छेद जो 78 है उसके अनुसार क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है राष्ट्रपति की कि वो प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद से संबंधित समस्त विषयों के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। किसके माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से। अनुच्छेद 78 के अनुसार ऐसा बताया गया है। बात आती है राष्ट्रपति की सारी शक्तियां औपचारिक है। अब एक तरफ तो यहाँ बात हो रही है कि राष्ट्रपति को जो ये शक्तियां दी गई है, राष्ट्रपति को जो अधिकार दिए गए हैं, ये उसके प्रमुख कार्य हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी शक्तियों क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति की सारी शक्तियां औपचारिक है, यानी नाम मात्र की है, कम महत्व की है। राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। अब यहाँ एक विशेष बात आती है, एक विशेष बिंदु यहाँ पे जुड़ता है कि राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य, समस्त जो नियुक्तियां हैं उनमें किसकी सलाह लेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। और मंत्रिपरिषद की सलाह के माध्यम से, उसके सहयोग के माध्यम से ही सारे कार्य वो है करेगा। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका का औपचारिक मात्र बताया गया है। बात आती है विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, कोई विशेष स्थितियां घटित हो जाती है, उसके संबंध में भी राष्ट्रपति को क्या है, कुछ विशेष शक्तियां प्रदान है, विशेष अधिकार प्राप्त है। बात आती है राष्ट्रपति विवेक के अनुसार निर्णय करता है। राष्ट्रपति जब कोई विशेष विषय घटित हो जाता है, विशेष घटना घटित हो जाती है, तो उसके संबंध में वो क्या है कि अपने विवेक का, अपने विचारों को ध्यान में रख के क्या है, निर्णय कर सकता है, डिसीजन कर सकता है। किस प्रकार से, राजनीतिक स्थिति के आधार पे। बात आती है औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात आती है कि औपचारिक रूप से राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
लेकिन वास्तव में कुछ विशेष स्थितियां हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उस आधार पे क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो इसमें बात आती है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति है वो किसको क्या है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है, तो जिस दल को लोकसभा में सबसे अधिक बहुमत प्राप्त होता है, सबसे अधिक सीटें प्राप्त होती है, उसको ही राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। बात आती है कि चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलना, चुनाव हो जाए उसके बाद में किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, किसी भी समूह को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यानी बहुमत यानी अधिक सीटें नहीं मिलती, तो भी राष्ट्रपति है वो विशेष अपनी स्थितियों का प्रयोग, अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रमुखतः करता है। बात आती है कि बहुमत न मिलने पर राजनीतिक आधार पर निर्णय। अब जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, किसी पार्टी को अधिक सीटें नहीं मिली, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि बहुमत न मिलने पर राजनीतिक आधार पर निर्णय, यानी राजनीतिक आधार पर कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी पार्टी है वो अपना बहुमत साबित कर सकती है, ये निर्णय किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। और वो बहुमत न मिलने पे किसी भी दल के समूह के जो व्यक्ति है उसको बहुमत साबित करने के लिए निर्धारित समय देता है और निर्धारित समय के आधार पर उसको बहुमत अपना साबित करना होता है।